Hello everyone, this is Sir Pasha back with more lectures on vectors. अच्छा, कल की क्लास में हमने वेक्टर्स की डेफिनेशन देखी, स्केलर वेक्टर्स क्या होते हैं. अच्छा, ये हमारा ना वेक्टर्स का बेसिक सिलेबस है. अगर आप देखें तो कितना क्यूट सा बेबी सा सिलेबस है, लेकिन आपकी सोच है कि हमें इसको कितने डेप्थ में और न जाने कितने लेक्चर्स में, ये गिन के 3 बातें जो हमें समझ में आएगी. एक क्या है कि अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो भाई बिल्कुल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. गिवन एग्जांपल ऑफ स्केलर वेक्टर्स इंक्लूडेड इन द सिलेबस, तो वो इतना कोई मुश्किल की बात नहीं है. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कोप्लेनर वेक्टर्स. तो ये हम देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं. कोप्लेनर वेक्टर ये होता है कि एक ही प्लेन पे सारे वेक्टर्स ऐड करो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि भाई ये एक सरफेस है ना, तो अब इस सरफेस में एक फोर्स यू ऐड कर रही है, तो दूसरी फोर्स यू ऐड कर रही है, तो तीसरी फोर्स यू ऐड कर रही है, मतलब सारी इसी प्लेन पे ऐड कर रही है. आप समझ रहे हो मेरी बात? कि ऐसा नहीं कि अब एक फोर्स यू निकलना शुरू हो गई या एक फोर्स यू निकलना शुरू हो गई. तो लेट्स अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो सारी फोर्सेस ऐसे हॉरिजॉन्टली ही ऐड कर रही है ना. तो ऐसे केसेस में इन फोर्सेस का हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, यानी 2D में ही हमें सब कुछ करना है, 3D में नहीं जाएंगे हम. और रिप्रेजेंट वेक्टर एज 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. वेक्टर के कंपोनेंट बनाना चाहिए. देखो दिखने में कितना क्यूट सा बेबी सा सिलेबस है ना. आपकी सोच है कि हमें इसमें कितना घुसना पड़ेगा इन 3 चीज़ों को सही मानों में कवर अप करने के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. भाई सिंपली वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है. तो सबसे पहले तो बेबी चीज़ें हमको जल्दी से रिकॉल करा देते हैं. एडिशन ऑफ 2 वेक्टर यील्ड्स अनदर वेक्टर. 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स मिलकर एक नया वेक्टर बना सकते हैं अगर उनको ऐड कर दिया जाए, विच इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. ठीक है भाई. इफ 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन वी ऐड देयर मैग्नीट्यूड्स टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. मेरे ख्याल से ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है. आपको पता है फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्ट कर रही है 50 न्यूटन और उसी दिशा में एक और फोर्स एक्ट कर रही है 60 न्यूटन, तो द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी सिंपली द अलजेब्रिक सम ऑफ द 2 वेक्टर्स. सो 50 + 60 सेम डायरेक्शन में तो आपने ऐड कर दिया एंड दे एंड अप विद 110 न्यूटन्स. ठीक है, ओके. फिर similarly, now if 2 vectors are in opposite directions, so if 2 vectors are in opposite direction, we subtract their magnitudes to get the resultant vector. तो अगर एक तरफ 100 न्यूटन और दूसरी तरफ से 40 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, तो now because these 2 forces are in opposite directions, so the resultant is going to be the difference between the magnitudes of the 2 vectors, which is 60 न्यूटन. Okay. अच्छा, एक आखिरी चीज आसान वाला और भी देख लेते हैं. If 2 vectors are perpendicular to each other, we find the magnitude of their resultant by using Pythagoras theorem. अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है उस पर अच्छा मैं एग्जाम्पल फोर्सेस के ऊपर रख के दे रहा हूँ, बट ये एप्लीकेबल सारे वेक्टर्स के ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट पर एक 4 न्यूटन की फोर्स हॉरिजॉन्टली और 3 न्यूटन की फोर्स वर्टिकली एक्ट कर रही है, तो दोनों परपेंडिकुलर है ना. तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा कि भाई आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले. लेट्स से ये 4 न्यूटन था, आप ऑर्डर में लगाएं, और फिर ये 3 न्यूटन था, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, विच कैन बी सिंपली फिगर्ड आउट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, विच इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, भाई तो आपके पास परपेंडिकुलर 3 है और बेस इज 4. किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस ले लो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए, प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन. सो योर रिजल्टेंट विल बी 5 न्यूटन. ठीक है ना. ये है आम जिंदगी. सही है. 8 न्यूटन 4 न्यूटन, तो भाई ये 8 न्यूटन हो गया, ये 4 न्यूटन हो गया. अगेन इसको ऑर्डर में ले लो. दिस इज गोइंग टू बी योर रिजल्टेंट. जहाँ से पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ था और जहाँ पे दूसरा वेक्टर एंड होगा उसको मिला दें टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर. पहला जहाँ से खत्म होगा ना, दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन. और फिर एंड में जहाँ से पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ था जहाँ पे आखिरी वेक्टर एंड हुआ था उसको आप कनेक्ट कर देंगे टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर, या उसकी डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगी. एनीवेज यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यू गेट 8.9 न्यूटन. तो दिस इज हाउ माय फ्रेंड्स यू फिगर आउट द रिजल्टेंट. कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो आप ऐड कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, परपेंडिकुलर तो यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर्स. ये है आम जिंदगी. अच्छा, ओ लेवल्स में आप क्या करते थे? ओ लेवल्स में आप यूज करते थे स्केलिंग मेथड, यू नो, जिसे आप ग्राफिकल मेथड कहते थे, कि वेक्टर को स्केल करके और फिर उसकी डायरेक्शन के हिसाब से ड्रॉ करते थे. एक के बाद एक वेक्टर, जहाँ से पहला वेक्टर खत्म हुआ से दूसरा स्टार्ट होगा, और फिर स्टार्ट
पहला वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ था दूसरा जहाँ पे एंड हुआ था उसको मिला के आप रिजल्टेंट वेक्टर बना लेते थे. दैट वाज अ ग्राफिकल मेथड. एस में या ए लेवल्स में हमारा मेजर फोकस होगा एनालिटिकल वेज पे. यानी ये इतनी लंबी ना करो कि बैठ के ग्राफिकल मेथड्स कहते हैं भाई, प्रॉपर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालने की करो. तो ये तो बहुत सिंपल थे भाई, सेम है तो ऐड कर दिया, ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया. बट हमें इससे थोड़ा सा आगे जाना है. क्या मतलब, आइए जरा आपको कुछ मजे की एग्जांपल दिखाते हैं. इफ टू वेक्टर्स मेक सम एंगल विद ईच अदर, their resultant can be determined by using law of cosine. क्या मतलब भाई, अगर दो वेक्टर्स है ना सेम डायरेक्शन में ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना परपेंडिकुलर है, तो फिर क्या करेंगे? पाइथागोरस भी नहीं लगा सकते, ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते. तो आप कोसाइन रूल यूज कर ले. कोसाइन रूल यूज करते हुए दो बातों का ख्याल रखना आपने. पहला क्या, द टू वेक्टर मस्ट बी ड्रॉन इन ऑर्डर. वेक्टर्स ऑर्डर में ड्रॉ करने का मतलब ये होता है जहां से पहला वेक्टर खत्म होगा वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा. आप वेक्टर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आप उसकी दिशा चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते. कैसे भी मैं जरा समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी, बट अभी जरा इसको नोट कर लो, बड़े काम की बात है. द रिजल्टेंट मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ द अदर वेक्टर. तो बस दो बातें कि भाई दो वेक्टर्स ऑर्डर में बनेंगे, और दूसरा ये कि रिजल्टेंट ऐसे बनेगा कि पहला जहां से शुरू हुआ था यानी टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड टेल ऑफ द लास्ट वेक्टर, उसको आप कनेक्ट करते हैं. कैसे, आइए जरा देखते हैं. भाई लेट्स से मेरे पास दो फोर्सेस हैं, ओके, 6 न्यूटन एंड 9 न्यूटन, ठीक है, और दीज टू फोर्सेस आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद ईच अदर. तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. अब यहाँ पे जो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये तो ना सेम है ना ऑपोजिट है ना परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री. अब इसको सॉल्व करने का खानदानी तरीका क्या होगा वो समझ लें. देखिए ये जो दो वेक्टर्स है ना 9 न्यूटन और 6 न्यूटन, आप इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते. ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में गिवन है, आप इनकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते. लेकिन एक चीज है जो आप चेंज कर सकते हैं, वो है पोजीशन. मेरी इस बात को किसी तरह अपने दिमाग में डाल दें कि यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर बट यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर बट यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. क्या मतलब भाई, ये 9 न्यूटन और ये 6 न्यूटन है ना, मैंने सबसे पहले ये जो 9 न्यूटन थी ना, ये हॉरिजॉन्टल थी, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ही बनाया. फिर ये 6 न्यूटन ऐसे थी ना, तो मैंने ये 6 न्यूटन बनाया. अगेन आई कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर बट आई कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. अब देखो ये 9 न्यूटन हॉरिजॉन्टल था, ये अभी भी हॉरिजॉन्टल है. ऑर्डर में बनाने का मतलब ये कि पहला वेक्टर जहां से खत्म होगा दूसरा वहीं से शुरू होगा. तो 9 यहां पे खत्म हुआ ना, तो फिर 6 यहीं से स्टार्ट होगा, बट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. अगर ये ऐसे था तो बिल्कुल ऐसे ही आके लगाएंगे, पोजीशन चेंज हो गई, जहां से पहला खत्म हुआ वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, बट उसकी दिशा नहीं बदली. अगर ये पहले हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्रीज बना रहा था तो ये अब भी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्रीज ही बना रहा है. नहीं समझ आ रही है मेरी बात? बिल्कुल नहीं समझ आ पा रही है मेरी बात. मैं ये कह रहा हूं कि ये दो वेक्टर्स थे 6 न्यूटन और 9 न्यूटन, मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना था. मैं क्या करूंगा, मैंने पहले एक अपनी पसंद से, किसी को भी पहले बना लो, किसी को भी बाद बना लो. जैसे मैंने पहले ये 9 न्यूटन का वेक्टर बनाया, ये हॉरिजॉन्टल था ना, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ही बनाया. 9 न्यूटन में यूं नहीं बना सकता, यूं नहीं बना सकता, यूं नहीं बना सकता. अगर ये 9 न्यूटन हॉरिजॉन्टल है तो ये 9 न्यूटन ही रहेगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल ही बनेगा. फिर ये 6 न्यूटन है तो ये 6 न्यूटन ही है. अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्रीज बना रहा था तो ये अब भी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्रीज ही बना रहा है. ये क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन रिजल्टेंट निकालते हुए मुझे इन दो वेक्टर्स को क्या करना था, ऑर्डर में बनाना होगा. पहले एक वेक्टर बनाया, फिर जहां से पहला खत्म हुआ दूसरा वहीं से स्टार्ट हुआ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ये क्या हो गया, द टू वेक्टर्स मस्ट बी ड्रॉन इन ऑर्डर. देखो एक बार समझ लो, इसके हमें बहुत क्वेश्चंस करने, इतने कराऊंगा कि दिमाग में बैठ जाएगा, बट कोशिश करोगे पहली एग्जाम्पल ना जरा गौर से समझो, फिर
बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगे, अप्लाई करते करते बिल्कुल चिपक जाएगा दिमाग में। तो पहला स्टेप हो गया द टू वेक्टर्स मस्ट बी ड्रॉन इन ऑर्डर। तो भाई ये दो वेक्टर्स क्या हो गए, ऑर्डर में ड्रॉ हो गए। अब क्या है, द रिजल्टेंट मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ द अदर वेक्टर। ये पहला वेक्टर था, ये इसकी दुम है, यहां से ये स्टार्ट हुआ है, और ये आखिरी वेक्टर था, ये इसकी टिप है जहां पे खत्म हुआ। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को बस सीधा सीधा क्या करो, कनेक्ट कर दो। खवातीनो हजरात, ये आपका रिजल्टेंट है, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या है, इसको निकालने के लिए आपको रूल ऑफ कोसाइन लगाना पड़ेगा। आप अज्यूम करें ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की दो साइड्स आपको पता है, दिस साइड इज 9, दिस साइड इज 6। अब आपको सामने वाली साइड निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि अगर ये पूरा 180 डिग्री है और ये 60 है, तो एक्चुअली इस ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्रीज हो जाएगा। सिंपल है ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं ना भाई। अगर ये पूरा 180 है, इसमें से आप 60 माइनस कर दोगे तो एक्चुअली ये वाला एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। अब आपने क्या करना है, लेट्स से इसको F1 का नाम दे दिया आपने, इसको F2 का नाम दे दिया, और लेट्स से रिजल्टेंट फोर्स इज F। तो रूल ऑफ कोसाइन क्या कहता था कि तुम्हें ट्राइंगल का जो साइड निकालना है, उसके अलावा जो बाकी दो साइड्स हैं, उन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम -2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द साइड्स, इस साइड और इस साइड का प्रोडक्ट, और इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू साइड्स ना, जो साइड तुम्हें निकालनी है उसके सामने वाला जो एंगल होगा, विच इज 120 डिग्रीज। तो आपने F1 इज 9 स्क्वायर प्लस F2 इज 6 स्क्वायर -2 टाइम्स F1 इज 9, F2 इज 6 एंड कॉस ऑफ 120 डिग्रीज। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करके 13 न्यूटन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थीटा। जब आप ट्राइंगल बनाने बैठोगे ना, जब आप वेक्टर्स को ऑर्डर में बनाओगे, पहला वेक्टर बनाया, फिर दूसरा वेक्टर बनाया, फिर आपने उसको कनेक्ट करा, तो जब आप ये करने बैठोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि एंगल क्या लेना। अक्सर जज्बाती लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 न्यूटन 9 न्यूटन, उन्होंने क्या ले लिया, उन्होंने 60 न्यूटन ले लिया, वो 60 डिग्रीज एंगल ले लिया। हालांकि एंगल 60 डिग्रीज नहीं है, बिकॉज जब आप वेक्टर ट्राइंगल बनाने बैठेंगे, जब आप ग्राफिकल मेथड फॉलो करेंगे, यानी एटलीस्ट वेक्टर्स को ऑर्डर में बनाएंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आपका जो ट्राइंगल बनना है, उस ट्राइंगल में जो थीटा आपको चाहिए वो 60 डिग्री है ही नहीं, वो तो 120 डिग्री है। तो रूल्स क्या है भाई, दो बातें ध्यान में रखनी है। द टू वेक्टर्स शुड बी ड्रॉन इन ऑर्डर, और उसके बाद पहले वाले की टेल और आखिरी वाले की टिप को ले जाके मिला दें, या सिंपली जहाँ से स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को ले जाके मिला दें आप, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। इसी सवाल को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, बट मैं एक बार आपके आगे, जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है 9 न्यूटन और 6 न्यूटन, ये 60 डिग्री है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा। एक और तरीके से किया जा सकता है, का मतलब ये कि पहला रूल क्या था कि द टू वेक्टर्स मस्ट बी ड्रॉन इन ऑर्डर ना। तो पहला ये 6 न्यूटन है, ये 9 न्यूटन है। अब मैं पहले 6 न्यूटन बना रहा हूँ, तो दिस इज 6 न्यूटन। Again, I can change the position of a vector, but I cannot change the direction or magnitude of a vector. अगर ये 6 न्यूटन है तो मैं इसको 6 न्यूटन ही दिखाऊंगा, यानी इसकी वैल्यू 6 ही लूंगा। और अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्रीज बना रहा है, तो ये अभी भी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्रीज ही बनाएगा। मैंने डॉटेड लाइन से हॉरिजॉन्टल बना दिया ताकि मुझे याद रहे भाई वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। इसको अगर ये 6 न्यूटन ये था तो उसको आप यूं नहीं बना सकते, इसको आप यूं नहीं बना सकते, ये 6 न्यूटन ही रहेगा। अब इसको आप यहाँ ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, बट आप इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करोगे, ये रहेगा वही 6 न्यूटन उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन में गिवन है। अब ये 9 न्यूटन है ना, ये 9 न्यूटन पहले यहाँ था, इसको आपने ऊपर कर दिया, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन ये है इधर ही। अगर फॉर एग्जाम्पल टू द राइट है तो ये टू द राइट ही बना रहेगा। अब पहले आपने 6 न्यूटन बनाया, अब जहां से पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां से आपने दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर दिया, विच इज 9 न्यूटन। तो पहले आपने 6 बना दिया, फिर आपने 9, बट अगेन यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, यू कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हाँ, आप उसकी पोजीशन चेंज, यानी ऑर्डर में बना दो, पहला जहां से खत्म हुआ दूसरा वहां से स्टार्ट हुआ, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर 9 न्यूटन टू द राइट है तो यहाँ पे भी 9 न्यूटन टू द राइट ही बनेगा। अब क्या था, ये आपका स्टार्ट पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट था ना। थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर लो तो अगर फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्रीज है,
तो ये भी 60 डिग्रीज होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स मेरे ख्याल से कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। तो अगेन इन दो के बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्रीज विकेट। अगर ये पूरा 180 है, ये 60 है, तो 180 में 60 माइनस करो, यू विल गेट 120। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, इन दोनों को मिला दें इंशाल्लाह अफाका होगा। ये आपका रिजल्टेंट है। लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F। तो F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos थीटा, वेयर थीटा हैज टू बी द एंगल जो कि आपको जो साइड निकालनी है ना उसके सामने वाला एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको F चाहिए तो इसके सामने वाला एंगल क्या है, ट्राइंगल के अंदर 120 डिग्री। सो आई कैन कीप 120। सो F1 इज गोइंग टू बी 9, F2 इज गोइंग टू बी 6 minus 2 times 9 into 6 into cos into 120, and what you'll get is again the same 13 न्यूटन जो आपको पिछली बार भी मिल रहा था, अभी भी आपको वही 13 न्यूटन ही मिलेगा। तो आपको ना एक काम करते हैं, कोसाइन रूल जरा क्विकली एक बार रिकॉल भी करा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 साइड्स हैं ABC, यानी ये साइड्स की लेंथ है। जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो एक्चुअली लेंथ ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ABC लेट से 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा। A के सामने वाला एंगल अल्फा है, B के सामने वाला एंगल बीटा है और C के सामने वाला एंगल गामा है। तो अगर आप मुझे A डिटरमिन करना है ना, तो मुझे ये दोनों साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए, यानी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC इंटू कॉस ऑफ द सामने वाला एंगल और द एंगल बिटवीन द 2 साइड जो कि मुझे पता है विच इन दिस केस इज अल्फा। सिमिलरली अगर मुझे B निकालना है तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं। पहले आप सोचें B की इक्वेशन क्या बनेगी। B की इक्वेशन क्या होनी चाहिए कि अगर B चाहिए तो बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम, स्क्वायर रूट ऑफ बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम विच इज A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC इंटू कॉस ऑफ, अब एंगल कौन सा इस्तेमाल करोगे, बोलो कौन सा इस्तेमाल करोगे, बीटा, क्योंकि B के सामने कौन सा एंगल है, बीटा। सिमिलरली अगर मुझे C निकालना है तो बाकी दोनों साइड्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गामा, क्योंकि C के सामने वाला एंगल गामा। अब देखिए इसको एक तो ये फंडामेंटल रूल समझ लें आप लॉ ऑफ कोसाइन लगाने के लिए कि भाई अगर आपको 2 वेक्टर्स पता है और बीच में कोई एंगल दिया हुआ है तो आप उसका आराम से ट्रायंगल बना सकते हैं। 2 रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट निकालने के लिए। 2 वेक्टर शुड बी ड्रॉन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये जहाँ से पहला वेक्टर खत्म होगा दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा। यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, यू कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ना आप उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, ना आप उसके मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, बस आप पोजिशन चेंज कर सकते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो यही वेक्टर है लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है, समझ लो ना, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तो आपने ऑर्डर में 2 वेक्टर्स बनाए और फिर आपने स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर, और फिर आपने रूल ऑफ कोसाइन लगा। देखिए कोसाइन लॉ आपने ओ लेवल से नहीं पढ़ा हुआ है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको और बहुत, यानी जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट टाइम में या एक क्वेश्चन करा के बच्चों को समझ नहीं आता है, तो विल बी लुकिंग इनटू मोर क्वेश्चंस। बस रटना कुछ भी नहीं है, सही ना। रटना कुछ नहीं है का क्या मतलब है कि आपने कोई ये नहीं कि बस एक फॉर्मूला याद कर लिया, वैल्यू ठक करके पुट करके डालना शुरू कर दिया। आपको प्रॉपर ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, आपको रूल्स पता होने चाहिए। थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, पक्का हो जाएगा। तो अगली क्लास में और क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि थोड़ा सा दिमाग मजबूत हो जाए। ये सब बड़े फंडामेंटल चीज़ें हैं, इसके बगैर आगे फिजिक्स में कुछ भी पढ़ना बेकार है, वो टाइम ज़ाया होगा आपका। तो हिम्मत बनाए रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में।